सर, चलें एक बार फिर से हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज का जो हमारा नया टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड। क्या है बेटा ग्रुप 16 में? सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। और देखिए बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। हर साल इससे कोई ना कोई क्वेश्चन आपके लिए बनता है। इससे बोर्ड एग्जामिनेशन में बोर्ड के हिसाब से आप इसको प्रिपेयर करेंगे, मेरे साथ इसको अच्छे से सीखेंगे, अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। और देखिए, कॉपी और पेन आपने पकड़ लिया होगा। कोई भी चीज जो आपको लगती है नोट करने की, उसको नोट जरूर करते रहें। डायग्रामेटिकली मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करूंगा। बेहतरीन तरीके से आपने इसको समझना है, क्योंकि ये क्वेश्चन डायग्रामेटिकली पूछा जाता है। अब आते हैं सबसे पहले H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसे हम सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। और बेटा देखिए, आप सभी इससे वाकिफ हैं। ये सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको हम किंग ऑफ द केमिकल्स भी कहते हैं, किंग ऑफ केमिकल्स भी कहते हैं। यानी ये रसायनों का राजा होता है। और बहुत अधिक मात्रा में हर क्षेत्र में, हर उद्योग में, हर एक नए यौगिक के निर्माण में इस सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। प्रत्येक अधिक से अधिक मात्रा में उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है। अब आता है कि जब इसका उपयोग किया जाएगा तो इसको हम बड़े स्तर पर कैसे बनाएंगे, यानी औद्योगिक स्तर पर सल्फ्यूरिक अम्ल का उत्पादन किस प्रकार से किया जाएगा। तो देखिए बेटा, औद्योगिक स्तर पर हम जो सल्फ्यूरिक अम्ल का उत्पादन करते हैं, व्यापक स्तर पर जो सल्फ्यूरिक अम्ल का हम उत्पादन करते हैं, वो इससे हमारे पास दो मेथड्स हैं उसके। एक हमारे पास है कॉन्टैक्ट मेथड, जो मेथड मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, संसर्ग मेथड या कॉन्टैक्ट मेथड या संपर्क मेथड भी हम इसको कहते हैं। और दूसरा है लेड कक्ष मेथड। लेकिन क्योंकि सिलेबस में आपके संपर्क मेथड ज्यादा है, इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए संपर्क मेथड ही आपके सिलेबस में होता है, तो उसके बारे में हम ज्यादा जानेंगे। तो बेटा, संपर्क मेथड के द्वारा हम सल्फ्यूरिक अम्ल को कैसे प्राप्त करते हैं, ये जो मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूं, इधर मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगा, इसलिए मैं यहां इसका नाम लिख रहा हूं कॉन्टैक्ट मेथड। कॉन्टैक्ट प्रोसेस के द्वारा हम किस तरीके से H2SO4 बनाते हैं। देखिए बेटा, इस विधि में कॉन्टैक्ट जो प्रोसेस है हमारी, जो संपर्क जो विधि है हमारी, इस विधि में सल्फ्यूरिक अम्ल को 3 स्टेप में प्राप्त किया जाता है। देखिए, 3 स्टेप्स में हम सल्फ्यूरिक अम्ल को प्राप्त करते हैं। यही मेन चीज है जो आपको समझनी है। सबसे पहले इस विधि में फर्स्ट स्टेप जो आता है हमारा, पहले स्टेप में जो हमारे पे आता है, इसमें सल्फर को वायु की ऑक्सीजन के साथ में, यानी एयर के साथ में जला करके SO2 प्राप्त की जाती है। क्या प्राप्त की जाती है? SO2। देखिए बेटा, सल्फर को वायु की ऑक्सीजन में जला करके सबसे पहले हम सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड। क्लियर? दूसरा स्टेप देखिए, अभी मैं स्टेप आपको डायग्रामेटिकली समझाऊंगा। दूसरा स्टेप होता है इसमें, दूसरे स्टेप में ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है आपकी, जो आपको प्राप्त हुई है, ये सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके SO3 में कन्वर्ट हो जाती है। किसमें और कहां पर होती है? इसमें SO3 में कन्वर्ट, ये SO3 में कन्वर्ट हो जाएगी। देखिए आप, ये सल्फर डाइऑक्साइड बैलेंस करने के लिए 2 लिख दिया, ठीक है। तो देखिए, दूसरी स्टेप है कि जो ये SO2 होती है, ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके SO3 में कन्वर्ट हो जाती है। दूसरा स्टेप होता है बेटा इसका कॉन्टैक्ट टावर्स में। कॉन्टैक्ट टावर में वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में, ये वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड की उत्प्रेरक पर अवशोषित होती है। और वहां पर वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड उत्प्रेरक के उपस्थिति में ये SO2 ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके SO3 में कन्वर्ट हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड। इसमें क्या होता है? इस स्टेप में जो कैटलिस्ट होता है वो V2O5 होता है। V2O5 की उपस्थिति में वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड। फिर क्या होता है, जो ये वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड में आपकी SO3 बनी है, यही SO3 नंबर 3rd स्टेप में इस ट्राइसल्फाइड का अभिक्रिया करके हम क्या करते हैं? SO3 को में H2SO4 से अभिक्रिया कराते हैं। यानी इसमें एसिड डाला जाता है और ये एसिड इसको किसमें बदल देता है? H2O7, इसको ओलियम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ओलियम। तीसरी स्टेप में जो ये सल्फर ट्राइऑक्साइड आपको मिली, ये सल्फर ट्राइऑक्साइड पे हम H2SO4 की बौछार करते हैं, यानी H2SO4 से इसे अभिक्रिया कराते हैं और ये इसको ओलियम में बदल देता है। इसी ओलियम का जल अपघटन करके हम इसी ओलियम में हम जल मिला करके, डाइल्यूट करके इसी ओलियम को कंसंट्रेट H2SO4 प्राप्त करते हैं। देखिए बेटा, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त करते हैं। अब ये तो थी 3 स्टेप। पहले स्टेप में फिर से कह रहा हूं,
हमने क्या करना है, पहले स्टेप में सल्फर को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाकर सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त करनी है। दूसरा स्टेप आता है, जो हमें सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त हुई, ये सल्फर डाइऑक्साइड वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। सल्फर तीसरे स्टेप में जो है सल्फर ट्राइऑक्साइड है, ये H2SO4 से ही अभिक्रिया करके ओलियम में कन्वर्ट हो जाती है। कई बच्चे कह रहे होंगे कि H2SO4 तो अभी बना ही नहीं और यहाँ पर आप H2SO4 से इसकी अभिक्रिया कराते हैं। मैं आपको अभी डायग्रामेटिकली से एक्सप्लेन कराऊंगा कि H2SO4 का इस्तेमाल क्यों किया गया, जब हम इसे समझेंगे। और ओलियम, इसका नाम है ओलियम H2H2O7, इस ओलियम की फिर जल से हम इसमें पानी मिलाते हैं, जल से अभिक्रिया होती है। मैं लास्ट में जब बनेगा वो अभिक्रिया आपको लिखाऊंगा और हमारा H2SO4 हमको प्राप्त होता है। अब आते हैं बेटा, ये तो थे मुख्य 3 बातें। अब आती है कि हम इस कॉन्टैक्ट प्रोसेस को डायग्रामेटिकली समझे, क्योंकि आपके पास चित्र के साथ में, डायग्राम के साथ में इसका वर्णन करना होता है। तो मैंने आपके लिए डायग्राम बनाई है, आप अच्छे से इसको देखिए, इसके कैसे स्तंभ स्टेप हैं, आपने इसको अपनी कॉपी में भी ड्रॉ करना है। देखिए, इसमें सबसे पहले मेरे पास जो ये टावर है, इस टावर को सल्फर बर्नर कहते हैं। ये नाम थोड़ा लिखा होगा, क्लियर थोड़ा कम दिखाई दे रहा होगा आपको, बट मैं बोल रहा हूं इसको सल्फर बर्नर कहते हैं। क्या कहते हैं सर? इस टावर में ये जो आप देख रहे हैं गुच्छों के रूप में जो रखी हुई है, ये सल्फर होती है। ये क्या होती है? सल्फर। इस सल्फर पे यहां से वायु की ऑक्सीजन प्रवाहित की जाती है, यानी एयर प्रवाहित की जाती है। ये सल्फर जलता है इस टावर में, इस सल्फर को बर्न किया जाए, क्योंकि ये सल्फर बर्नर है। तो ठीक है, इसमें क्या करेंगे, हम सल्फर को जलाएंगे। इसमें सल्फर जलती है SO2O2 से। यहाँ सल्फर क्या करती है, यहाँ पे अभिक्रिया करती है, S और O आपस में अभिक्रिया करते हैं, यहाँ पे S+O2, और ये कन्वर्ट होते हैं यहाँ पे SO2 में। किसमें कन्वर्ट होते हैं? SO2 में। ठीक है, सल्फर जलती है वायु की ऑक्सीजन से। उसके बाद यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, ये डस्ट या प्यूरिफिकेशन का नंबर आता है, यानी उसके बाद हम शुद्धिकरण करते हैं इसका। तो शुद्धिकरण कैसे होगा? प्यूरिफिकेशन, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे डस्ट अवक्षेपक होता है, डस्ट प्रिसिपिटेटर होता है। इस वाली जगह में जो धूल कण होते हैं इसमें मिले हुए, वो यहाँ पर अवक्षेपित हो जाते हैं डस्ट प्रिसिपिटेटर में, यानी धूल अवक्षेपक कक्ष जिसको हम कहते हैं, इसमें जो डस्ट होती है वो यहाँ पर प्रिसिपिटेट हो जाती है, अवक्षेपित हो जाती है। उसके बाद यहाँ से जो SO2 बनी, वो SO2 भेजी जाती है वॉशिंग एंड कूलिंग टावर, इसको बोलते हैं वॉशिंग एंड कूलिंग टावर। टावर नंबर 2, वॉशिंग एंड कूलिंग। इसमें आप देख रहे हैं बेटा, ऊपर से पानी की बौछार की जा रही है। क्या की जा रही है? यहाँ से ऊपर से पानी की बौछार की जाती है। यहाँ पर जो SO2 आई, ये बहुत गर्म होती है। ठीक है बेटा, ये बहुत गर्म गैस होती है, रिएक्शन ही एक्सोथर्मिक होती है बेटा, ये ध्यान रखिएगा। ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया यहाँ पर हो रही होती है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये यहाँ पर वॉशिंग एंड कूलिंग टावर में SO2 गैस जब आती है, तो इसके ऊपर से पानी की बौछार की जाती है। पानी की बौछार करने से 2 काम होते हैं। एक तो थोड़ा रिएक्शन का ताप क्या होता है, कम हो जाता है, जो अभिक्रिया हो रही होती है उसका टेम्परेचर थोड़ा डाउन होता है। दूसरा, इसमें जो पानी में घुलनशील अशुद्धियां होती है, डस्टलेस जो अशुद्धियां जो रह गई, जो पानी में घुलनशील है, वो सारी के सारे इम्प्योरिटीज पानी में घुल करके यहाँ से बाहर निकल जाती है। थर्ड स्टेप, ठीक है। देन आफ्टर, जैसे ही अशुद्धियां यहाँ से निकली, ये जो SO2 यहाँ से, इसको कहाँ भेजा जाता है? फिर हमारे ड्राइंग टावर में। कौन सी टावर में? ये ड्राइंग टावर है, यानी शुष्कीकरण स्तंभ, जिसमें हम इसको ड्राई करेंगे। ड्राइंग टावर है। इस ड्राइंग टावर की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि आपने यहाँ पे पानी मिलाया है इसमें, तो जाहिर सी बात है पानी मिलाया है इसमें, तो इसमें पानी के कुछ भीग गई, पानी से भीगी है, यानी कुछ गीली रिएक्शन, गीली हो रखी है, भीगी हुई रिएक्शन है, वाटर मॉलिक्यूल होंगे। तो क्या होगा, यहाँ पर हम इसको, जो भी पानी उनी इसमें होगा, ऊपर से कंसंट्रेट H2SO4 डालते हैं। आपको पता भी आगे आप जानेंगे कि कंसंट्रेट H2SO4 पहले भी मैंने आपको बताया कि बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग का एजेंट का काम करता है। यहाँ से हम H2SO4 इसमें डालेंगे, ये इस वाली यहाँ पर जो SO2 आई है उसको ड्राई कर देगा। क्या कर देगा? उसको ड्राई कर देगा। ड्राई करने के बाद इसी SO2 को हम फिर, यहाँ पर एक आर्सेनिक टावर होता है जिसमें जिलेटिन और फेरिक हाइड्रोक्साइड भरा हुआ होता है। जिलेटिन युक्त क्या भरा होता है? यहाँ पे फेरिक हाइड्रोक्साइड, जिलेटिन युक्त फेरिक हाइड्रोक्साइड इसमें भरा हुआ होता है। इस आर्सेनिक टावर में ये जिलेटिन युक्त फेरिक हाइड्रोक्साइड इसमें क्या करता है? आर्सेनिक की अशुद्धियों को अवशोषित कर लेता है। इसमें जो आर्सेनिक की अशुद्धियां रह जाती हैं, उन आर्सेनिक की अशुद्धियों को वो क्या करता है? इसमें अवशोषित कर लेता है। अब इसमें अशुद्धियां नहीं है। अब यहाँ पर देखा भी जाता है कि कहीं इसमें कोई पार्टिकल्स रह तो नहीं गए। अगर रह गए तो फिर से रिएक्शन को बैक ले जाया जाता है और पूर्ण रूप से इसे प्यूरिफाइड किया जाता है। यानी शुद्धिकरण की इतनी प्रोसेस है यहाँ से लेकर के और यहाँ तक। यहाँ पर जब पता लग जाए कि अब इस अभिक्रिया में कोई भी क्या है, इम्प्योरिटीज नहीं है, तो फिर उसको प्री हीटर, यहाँ पे ऊष्मक होता है,
पूर्व ऊष्मक इसे हिंदी में कहते हैं। प्री हीटर पे इसको टेम्परेचर दिया जाता है, क्योंकि ये एक्जोथर्मिक है तो एक लिमिटेड टेम्परेचर इसमें दिया जाता है, प्रेशर की इसमें आवश्यकता पड़ती है, तो इसमें 2 बार का दाब दिया जाता है। और प्री हीटर पे इसको ज्यादा से ज्यादा 720 केल्विन तक इसको गर्म किया जाता है, उससे ज्यादा इसको टेम्परेचर नहीं दिया जाता है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। इसलिए प्री हीटर पे इसको में 720 केल्विन तक इसको ताप दिया जाता है। और यहाँ पर 2 बार का इसमें क्या लगाया जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी, इसमें प्रेशर भी अप्लाई किया जाता है, दाब भी अप्लाई किया जाता है। अब होता क्या है, उसके बाद जो ये अभिक्रिया आई, वो वाला अभिक्रिया के वह मिश्रण गैसीय मिश्रण, जिसमें जो कि क्या है, आर्सेनिक टावर से बाहर निकल चुकी है, शुद्ध, केवल उसमें कोई इम्प्योरिटीज नहीं है। इस गैसीय मिश्रण को कहां भेजा जाता है, क्या कहते हैं, कैटलिस्ट टावर में। कौन सी टावर में, देखिए आप बेरिडियम पेंटाऑक्साइड लिखा है मैंने, तो बेरिडियम पेंटाऑक्साइड मैंने आपको बताया ये उत्प्रेरक की जैसे काम करता है, तो इसमें इसे कैटलिस्ट टावर में भेजा जाता है। कैटलिस्ट टावर देखिए, इसमें ये जो रखा हुआ है बेरिडियम पेंटाऑक्साइड है। बेरिडियम पेंटाऑक्साइड सस्ता पड़ता है, प्लेटिनम भी होता है, लेकिन वो क्योंकि महंगा होता है इसलिए आजकल उसका प्रयोग नहीं किया जाता, ज्यादातर बेरिडियम पेंटाऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। बेरिडियम पेंटाऑक्साइड ये जो होती है, इसमें SO2 को अपने पृष्ठ पर एब्जॉर्ब करेगी। उत्प्रेरक क्या करता है आपको पता है, उत्प्रेरक की कार्यविधि आपको क्लियर है। और SO2 वो यहाँ पर SO2 फिर से ऑक्सीजन के साथ में बेरिडियम पेंटाऑक्साइड से अभिक्रिया करती है और किसमें कन्वर्ट हो जाती है, SO3 में। किसमें कन्वर्ट हो जाती है, SO3 में। दूसरा स्टेप आपका पूरा हो गया बेरिडियम पेंटाऑक्साइड के सरफेस पे, सतह पे। SO3, अब इस SO3 को कहां भेजा जाता है, एब्जॉर्प्शन टावर में। अवशोषण जो आपका स्तंभ है, अवशोषण स्तंभ, एब्जॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन नहीं, एब्जॉर्प्शन, अवशोषण स्तंभ में। यहाँ पे क्वार्ट्ज भरा हुआ है, इस क्वार्ट्ज में ये गैस आती है SO3। अब क्या करते हैं, यहाँ पर आई बनी हुई SO3 में ऊपर से H2SO4 की बौछार की जाती है। कंसंट्रेट H2SO4 इसमें डाला जाता है और कंसंट्रेट H2SO4 डालने पर देखिए ये SO3 किसमें कन्वर्ट हो गई, ओलियम में। यहाँ पर आपको क्या मिल जाता है, H2S2O7 यानी ओलियम प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया, एंड में आपको यहाँ पर ओलियम प्राप्त हो गया, आपने ओलियम प्राप्त कर लिया। अब देखिए यहाँ पर H2SO4 डाल करके SO3 को ओलियम में बदला जाता है और इसी ओलियम पे जब हम पानी मिलाते हैं, इसको डाइल्यूट करते हैं, H2S2O7, इस ओलियम को जब हम पानी मिला करके इसका डाइल्यूशन करते हैं प्लस H2O करते हैं, तो आप देखिए पानी मिलाने पर ये ओलियम कुछ नहीं होता, 2 अणु बन जाएंगे किसके, आपके H2SO4 के। यहाँ पर हमको सल्फ्यूरिक एसिड प्राप्त होता है और लगभग ये सल्फ्यूरिक एसिड हमारा 98% होता है। 98% शुद्ध सल्फ्यूरिक एसिड आपको यहाँ पे प्राप्त हो गया। कुछ नहीं किया, इस H2 का आपने देखिए जोड़ दिया इसको आपस में, H2SO4 आपका बन गया है, ठीक है ना। यहाँ पर आपका सल्फ्यूरिक एसिड प्राप्त। अब आते हैं बात के, सर यहाँ पे H2SO4 क्यों इस्तेमाल किया। बेटा इसका रीजन ये होता है कि जब SO3 को पानी के साथ में हम इसमें पानी मिलाएंगे, अगर माना ट्राईऑक्साइड में, सल्फर ट्राईऑक्साइड में पानी अगर हम मिलाएंगे H2, तो ये H2SO4 बनाएगा। ये H2SO4 बनाता है, तो H2SO4 से इसमें पूरे जो स्तंभ है इसमें पानी के साथ रिएक्शन करके ये एक धुआं कोहरा जैसी इसमें क्या होती है, स्थिति बन जाती है, धुएं जैसी या कोहरे जैसी स्थिति इसकी बन जाती है तुरंत पानी से रिएक्शन। आपने देखा है कि पानी में आप कंसंट्रेट H2SO4 डालें तो रिएक्शन करता है, तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ H2SO4 जब बनेगा तो धुएं के रूप में, कोहरे के रूप में यहाँ पर बन जाता है। और इसीलिए रिएक्शन कंप्लीट ढंग से कंप्लीट हो जाए प्रोसेस, इसके लिए यहाँ पर H2SO4 हम डालते हैं, क्योंकि H2SO4 SO3 को कहां पर क्या बना लेता है, H2O से ओलियम में कन्वर्ट करता है। ओलियम में अगर हम पानी मिलाएं तो जिस भी सांद्रता का आपको H2SO4 चाहिए, जिस भी सांद्रता का, उतना आप पानी मिलाते जाइए, आप डाइल्यूट करते जाइए, आपको सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होता है। ये 98% तक का शुद्ध सल्फ्यूरिक अम्ल आपको प्राप्त होता है। ये थी बेटा हमारे पास कॉन्टैक्ट प्रोसेस, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। कैसे हम इस प्रोसेस में सल्फ्यूरिक अम्ल को प्राप्त करते हैं, मैंने एक एक स्टेप आपको क्लियर कराई है, डायग्रामेटिकली आपको समझाया है। आप इसे अच्छे से कीजिए, देखिए ये 4 स्टेप है हमारे पास। देखिए लास्ट में हमारा क्या बन गया, H2SO4 के भौतिक और रासायनिक गुण। देखिए मैं फिर से आपको कह रहा हूं, पीछे जो हमने अभी कॉन्टैक्ट कंप्लीट किया हुआ है, देखिए उस प्रोसेस को आप अच्छे से करिएगा, अच्छे से रीड आउट करें। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है और डायग्रामेटिकली आप बहुत इजीली उसको समझ लेंगे और लिख लेंगे। आइए उसके थोड़ा भौतिक गुण जान लेते हैं, 2-4 इंपॉर्टेंट वन। कि सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, रंगहीन गाढ़ा तेलीय द्रव्य है। आप सब लोगों ने लैब में सल्फ्यूरिक एसिड देखा है, प्रैक्टिकल सभी के यहाँ होते हैं, सभी प्रैक्टिकल करते होंगे। हम सल्फ्यूरिक एसिड का बहुत ज्यादा प्रयोग वहां पे अपने एक्सपेरिमेंट में लेते हैं, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट में। तो देखिए ये रंगहीन गाढ़ा तेलीय द्रव होता है और बच्चों से ये भी कहा जाता है कि इसको बहुत सावधानी से इसका इस्तेमाल करें।
देखिए 298 केल्विन पर इसका विशिष्ट घनत्व 1.84 होता है। 298 केल्विन हमारा एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है ना, रूम टेम्परेचर जिसे हम कहते हैं। और ये जल में विलय है, और जब इसको जल में घोला जाता है तो आपने देखा होगा लैब में कि जब आपने कंसंट्रेट से डाइल्यूट H2SO4 बनाया तो ऊर्जा यानी आप क्या होती है, एनर्जी उसमें क्या होती है, बाहर निकलती है, उत्सर्जित होती है। आपने लैब में इसे करते हुए देखा होगा बेटा प्रयोगशालाओं में कि आपके पास कंसंट्रेटेड H2SO4 है लेकिन आपको डाइल्यूट की आवश्यकता पड़ रही है। तो हम डाइल्यूशन कैसे करते हैं उसका, कि हम पहले क्या लेते हैं बेटा, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत सारे बच्चे इसको गलत करते हैं प्रैक्टिकल में कि H2SO4 के ऊपर पानी डालने की कोशिश करते हैं। ऐसी गलती कभी ना करें। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सी एक हिंट्स दे रहा हूँ। हमेशा एसिड पानी में डालना चाहिए, न कि एसिड में पानी डालना चाहिए। आप सबसे पहले अगर डाइल्यूट करना आपको, तो एक टेस्ट ट्यूब में, जिसको कि आपने टंग से पकड़ रखा है, उस टेस्ट ट्यूब में दूर से बड़े आराम से सटाते हुए टेस्ट ट्यूब पे आप कंसंट्रेट H2SO4 क्या बोलते हैं, पहले पानी भरेंगे और देन उसके ऊपर क्या डालेंगे, कंसंट्रेट H2SO4 की मात्रा धीरे धीरे करके डालेंगे। आप नोट करेंगे कि जिस प्रकनली में आपने उसको थोड़ा लिया है तो वो टेस्ट ट्यूब भी गर्म हो जाती है, काफी देर तक बहुत गर्म होती है। इट मीन्स उससे क्या है, ऊष्मा उत्सर्जित होती है। इंपॉर्टेंट चीज आप ध्यान रखिएगा, लेबोरेटरी में आप क्या करेंगे, लैब में क्या करेंगे आप कि पानी में डालेंगे क्या, H2SO4, न कि H2SO4 में पानी डालेंगे। एसिड में पानी नहीं डालते हैं, पानी में एसिड डालते हैं, तब जाकर के उसको डाइल्यूट किया जाता है। देखिए ये तो थे उसके क्या, भौतिक गुण। अब आता है उसके रासायनिक गुण। के रासायनिक गुण क्या क्या, बहुत 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट गुण है हमारे ये कंसंट्रेट H2SO4 के। देखिए पहला तो सिंपल है कि वियोजन होता है, यानी H2SO4 को जब हम तोड़ेंगे तो ये SO3 में और आपका H2O में टूट जाएगा। देखिए अगर इसको विखंडन किया जाता है H2SO4 का, तो H2SO4 टूट जाता है आपका SO3 एंड क्या बनाता है आपका वाटर मॉलिक्यूल H2O। ठीक है, इस प्रकार से वियोजन सिंपल है, रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। इसको जोड़ करके अभी हमने किया ना पीछे प्रोसेस में कि SO3 में अगर हम पानी मिलाए तो H2SO4 बनता है, लेकिन क्योंकि हमने कॉन्टैक्ट प्रोसेस में पानी इसलिए नहीं मिलाया कि गाढ़ा कोहरे जैसा वो जो होता है, गाढ़े कोहरे जैसी रिएक्शन हो जाती है, कोहरा सा बन जाता है एब्जॉर्प्शन टावर में। तो इसलिए हम वहां पर क्या मिलाते हैं, एसिड मिलाते हैं ओलियम में कन्वर्ट करने के लिए। ये एक वियोजन अभिक्रिया। इसके अतिरिक्त देखिए बेटा, सबसे मेन बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया, बहुत सारी रिएक्शन उससे बेस्ड है। आपने हाई स्कूल फर्स्ट ईयर में, 10th बेस में और आप 12th में भी आप देखेंगे उससे बेस्ड रिएक्शन। दूसरी जो इसकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो है जल के साथ। यानी जल में क्या होता है, जल में एफिनिटी का मतलब है कि किस तरीके से जल से अभिक्रिया है, मतलब जल वाली अभिक्रिया क्या है, इसकी जल के प्रति जो बंधुता है, एफिनिटी ऑफ वाटर जिसे कहते हैं कि जल के प्रति क्या बंधुता है, इसकी एफिनिटी क्या है, जल के प्रति बंधुता नाम से इस रिएक्शन को जाना जाता है, एफिनिटी ऑफ टुवर्ड्स दी वाटर। इसमें इसका मेन, इस रिएक्शन को हम कहते हैं निर्जलीकारक रिएक्शन। ये जल निकालता है, निर्जलीकारक, यानी इसमें क्या होता है, ये निर्जलीकारक का काम करता है, जिसे हम डिहाइड्रेटेड एजेंट भी कहते हैं। डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में काम करता है, एजेंट। देखिए मैंने आपको बताया जल के प्रति एफिनिटी क्या है H2SO4 की, कि ये निर्जलीकारक का काम करता है, यानी इसको इंग्लिश में हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट कहते हैं। सबसे अच्छा निर्जलीकारक का कोई काम करता है तो वो है हमारे पास कंसंट्रेटेड H2SO4। यानी किसी भी यौगिक से यदि आपको वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालना था, उससे अभिक्रिया जल से H2SO4 से करा दो, इस एसिड से करा दो, कंसंट्रेटेड H2SO4 से, ये उससे उसको क्या कहता है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालता है। देखिए बेटा इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपकी हाई स्कूल से होते हुए आ रही है और आगे भी आएगी, अल्कोहल। देखिए जब हम किसी अल्कोहल यानी एथेनॉल को जब हम क्या करते हैं, इसकी अभिक्रिया किसी अम्ल यानी H2SO4 की उपस्थिति में, सांद्र H2SO4, कौन से H2SO4 की उपस्थिति में इसकी अभिक्रिया कराते हैं, तो ये इससे मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल निकाल लेता है और आप देखते हैं एथीन बनती है, C2H4 प्लस H2O आपका क्या होता है, बाहर निकलता है। यानी क्या बनती है आपकी यहाँ पर, एथीन बनती है। ये आपकी कौन सी वाली रिएक्शन है, हाई स्कूल की रिएक्शन है, उसमें आता है ना एथेनॉल में। बताइए एथेनॉल जब किसी अम्ल की उपस्थिति में एथेनॉल की अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है, तो हमारी एथीन बनती है और साथ में हमारा क्या निकलता है, वाटर मॉलिक्यूल हमारा क्या होता है, बाहर निकलता है। ये है हमारे बेटा पहली रिएक्शन। क्या निकाला, वाटर मॉलिक्यूल, पानी निकाल दिया, अब क्या बच गई, केवल एथीन। ठीक इसी प्रकार से देखिए बेटा हमारे पास दूसरी रिएक्शन आती है सुक्रोज की, C12H22O11 जिसे हम कहते हैं सुक्रोज। अगर यहां से हम इसको भी, अगर हम इसकी अभिक्रिया इस अम्ल की उपस्थिति में कराएं, H2SO4 की उपस्थिति में कराएं, तो ये यहां से भी पानी निकाल देता भाई,
यानी सुक्रोज से भी वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल। वैसे भी आप देखिए बेटा, अब आप कहेंगे सुक्रोज में तो पानी होता ही नहीं है, सुक्रोज तो ड्राई होता है, उसमें पानी। अरे अगर मैं इसको इसी सुक्रोज को लिखना चाहूं तो आप देखेंगे इसमें वाटर मॉलिक्यूल दिखाई दे रहे मेरे को। इसमें लगभग कितने वाटर मॉलिक्यूल हैं? अगर मैं सी को अलग कर दूं और प्लस यहाँ पर मैं क्या कर दूं वाटर मॉलिक्यूल निकालूं, तो मुझे लगता है यहाँ पर 11H2O है हमारे पास। देखिए 11 मॉलिक्यूल हैं इसमें पानी के। अगर मैं इसको तोड़ूं तो ये 11 मॉलिक्यूल पानी के हैं यहाँ पर कार्बन के साथ में। तो वाटर मॉलिक्यूल तो है ही, कोई जरूरी होना कि वो गीला होना चाहिए, ड्राई करना है उसको। कहने का मतलब उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूलों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो अगर हम सुक्रोज को देखें तो नॉर्मली आप बोलेंगे कि सुक्रोज में तो वाटर है ही नहीं, तो आप देखेंगे सुक्रोज में इस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल होते हैं। हम इसको लिखते नहीं है, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल इस तरीके से होते हैं। तो यहां से वाटर मॉलिक्यूल अगर मैं बाहर निकालेगा, ये कंसंट्रेटेड H2SO4 से जब विक्रिया तो 12C कार्बन बनता है। क्या बनता है? कार्बन। और प्लस 11 मॉलिक्यूल किसके निकाल देता है? पानी के। देखिए आप बैलेंस करिए रिएक्शन को, 12 कार्बन और 11 मॉलिक्यूल किसके निकलते हैं? वाटर के। तो कितना बेहतरीन, ये सबसे बेहतर डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में काम करता है। इसीलिए ये रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी एसिड, कोई भी चीज, यहाँ पे अगर आप फॉर्मिक अम्ल ले लें, फॉर्मिक अम्ल से ले लें, एसिटिक अम्ल से ले लें, इससे ये सब में क्या निकाल देता है? फॉर्मिक अम्ल से भी क्या निकाल देता है? आपका वाटर बाहर निकाल देता है। आप देखिए सुक्रोज से निकाल देगा, ग्लूकोज से भी वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकाल देगा, एल्थेनॉल से ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालता है। इसलिए इसको हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट कहते हैं। सबसे बेहतरीन डिहाइड्रेटिंग निर्जलीक कारक का कोई काम करता है तो वो H2, जैसे हमने ओजोन में पढ़ा ना, प्रबल ऑक्सीकारक का काम कर रही है क्या? ओजोन। ये क्या कर रहा है? उतना ही प्रबल स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में हमारा H2SO4 काम करता है। तीसरी रिएक्शन है बेटा हमारे पास इसका ऑक्सीकारक। आप इसे नोट करिए, फिर हम तीसरी रिएक्शन करते हैं ना बेटा। नेक्स्ट है इसके ऑक्सीकारक यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में। अभी हमने डिहाइड्रेटिंग के रूप में पढ़ा, ऑक्सीकारक के रूप में भी हम H2SO4 का प्रयोग करते हैं। जैसे प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में हमने ओजोन पढ़ी, ऐसे ही ये भी एक प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में काम करता है H2SO4। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा ना, हमने शुरू में पढ़ा कि हर उद्योग में, हर फील्ड में इस सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए हम इसे किंग ऑफ एसिड भी कहते हैं या किंग ऑफ केमिकल्स भी कहते हैं। ऑक्सीकारक के रूप में ये किसी भी धातु, बहुत प्रबल ऑक्सीकारक है, ये धातु अधातु सबको क्या कर देता है? सबका ऑक्सीकृत कर देता है। तो देखिए जैसे धातु के रूप में अगर हम रिएक्शन ले लें, माना हम पहली रिएक्शन हमने ली कॉपर, Cu पे जब हम H2SO4 की अभिक्रिया कराते हैं तो ये H2SO4 की अभिक्रिया होने पर कॉपर पर, ये कॉपर को ऑक्सीकृत कर देता है CuSO4 में, एन प्लस SO2 एन प्लस H2O आपका क्या होता है? बाहर निकलता है। देखिए बेटा ये सीधा सीधा क्या करता है, जब H2SO4 की हम अभिक्रिया क्या कराते हैं, कॉपर के धातु से कराते हैं इस एसिड की अभिक्रिया, तो ये क्या करता है? उसको ऑक्सीकृत कर देता है। किसमें? कॉपर सल्फेट में। किसमें कर देता है? कॉपर सल्फेट में ऑक्सीकृत हो जाएगा। ऑक्सीकरण के बारे में आप अच्छे से जानते हैं, यानी इसकी वैलेंसी बढ़ जाएगी। अब देखिए आप ये SO2 एंड H2O आपका क्या होता है? बाहर निकल जाता है। तो देखिए यहाँ पर अगर हमें बैलेंस करना हो तो ऑक्सीजन हमारी यहाँ 4 है, 4 और 2 6 और 1 7 है, जबकि यहाँ कितनी है? 8 है। तो हम यहाँ 4 ही हैं, तो इसका मतलब इसको हम 2 कर देंगे, ये 8 हो जाएगा हमारा। यहाँ पर हमारा पानी मॉलिक्यूल देखिए 4 की जगह ये 2 हो जाएगा हमारा। और देखिए इस प्रकार से आप देखिए दोनों सल्फर आपकी आ गई। अब ऑक्सीजन कितनी हो गई आपकी? 4 2 6 एंड 2 8। यहाँ भी देखिए आप 8 है, हाइड्रोजन 4 है। ये इस प्रकार से सेकेंड रिएक्शन आती है इसकी अधातु से, यानी ये इसी प्रकार से जैसे सल्फर से इसकी अभिक्रिया करा दें हम 2H2SO4 की, तो ये आपका कन्वर्ट हो जाता है 3SO2 बना लेता है एंड प्लस 2H2O वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। देखिए ये यहाँ पर देखिए इसने सल्फर को भी SO2 में क्या कर दिया? ऑक्सीकृत कर दिया है। यहाँ पर देखिए, और ये धातु हो या अधातु हो, दोनों अभिक्रियाओं में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करता है। और देखिए ये धातु को या अधातु को ये प्रबल ऑक्सीकारक होने के कारण इनको क्या कर देता है? ऑक्सीकृत कर देता है। ये आप देख लीजिए इस प्रकार से ये क्या है? एक प्रबल ऑक्सीकारक के जैसे काम करता है। दो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो गई, एक हो गया ये डिहाइड्रेटिक एजेंट के रूप में, दूसरा हो गया ये ऑक्सीकारक एजेंट के रूप में। अब आता है बेटा इसके उपयोग। रिएक्शन हो गई इसकी, अब उपयोग आप सभी जानते हैं कि सल्फ्यूरिक अम्ल एक बहुत महत्वपूर्ण रसायन है। औद्योगिक क्षेत्र में इसका हर उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। और ये भी कहा जाता है कि किसी राष्ट्र की जो औद्योगिक सामर्थ्य होती है वो भी सल्फ्यूरिक अम्ल के उत्पादन से आकी जाती है। तो देखिए बेटा सल्फ्यूरिक अम्ल का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण उत्पादन होता है। इसका उपयोग देखिए उर्वरकों के रूप में, बहुत सारे फर्टिलाइजर सल्फ्यूरिक अम्ल से बनते हैं।
पेट्रोलियम का शोधन भी क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल से होता है। अपमार्जकों में भी सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। और साथ ही साथ आप देखते हैं लेबोरेटरी में भी, प्रयोगशाला में भी अधिकतम हम किसका प्रयोग करते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। उपयोग आपको 2-4 उपयोग अपने दिमाग में रखने कि ये बहुत अच्छा औद्योगिक रसायन है। पेट्रोलियम में, पेट्रोलियम के शोधन में, अपमार्जक के रूप में, लेबोरेटरी के उद्योग के रूप में, फर्टिलाइजर के रूप में हम क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग करते हैं। तो ये था बेटा आपके पास सल्फ्यूरिक अम्ल। आपके पास बोर्ड का जो क्वेश्चन बनता है वो आता है कि सल्फ्यूरिक अम्ल के उत्पादन की औद्योगिक विधि का वर्णन कीजिए। कभी संपर्क मेथड को नाम लेकर के पूछ लिया जाता है, तब कहते हैं कि उसके 1-2 भौतिक गुण, रासायनिक गुण और 1-2 उपयोग भी लिखिए। तो मैंने आपको भौतिक, रासायनिक इंपॉर्टेंट गुण आपको बता दिए। आप आगे भी देखेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल की बहुत सारी रिएक्शंस आएंगी रासायनिक गुण में, और यहाँ पर उपयोग भी मैंने आपको बता दिया कि कैसे इसका उपयोग किया जाता है। अच्छे से आप अपने इस बोर्ड के क्वेश्चन को तैयार करिए, अच्छे से पढ़िए, नोट करिए, वीडियो को देखिए। अगर अभी भी आपको लगता है कि कोई कॉन्सेप्ट आपका इससे रिलेटेड क्लियर नहीं हुआ तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर के जरूर लिखिए। और सभी बच्चे आपस में वीडियो आपस में शेयर कीजिए, जिससे कि सब बच्चों तक ये वीडियो पहुंचे और सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। थैंक यू।